ओके। देखो, आप लोग में से ना सभी लोगों ने मतलब लास्ट इनटेक से ही अपना यूके शुरू किया हुआ है। और लगभग एक पूरा स्टेप जो प्रोसेस एक सेमेस्टर का तुम लोग का निकल गया, तो ऑलमोस्ट प्रोसेस सबको पता है। छोटी छोटी चीजें जो अपडेट्स में है वो मैं एक आपको कर देती हूँ। उससे पहले ना एक चीज है कि जब भी अपने कोई भी कंट्री में स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा ये है कि हम एक ज्योग्राफी से शुरू करें, तो थोड़ा हमको क्लैरिटी सिटीज को लेकर आए कि स्टूडेंट अगर कुछ बोले तो हमें पता चले कि उसको क्या लोकेशंस पे जाना है उस तरीके से। तो मेरा एक पीडीएफ मैंने पूरा बनाया हुआ है, वो आपके यहाँ पे सीआरएम पे भी डाला है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। और उसको कैसे कैसे यूज करना है, तो आप लोग क्या करना, उसकी प्रिंट निकाल के अपने पास रखना। तो आपका जैसे कि ये मैप है, हम करेंगे जैसे यूएस का मैप है, कनाडा का, वैसे यूके का भी मैप प्रिंट होके आएगा आपके पास। बट तब तक एटलीस्ट वो आप यूज कर सके लोकेशंस के हिसाब से, जिसमें काफी अच्छे से क्लैरिटी, डिस्टेंस, ये सब का दिया हुआ है। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको ग्रुप में डालना ये सब चीजें अभी नहीं होगी, अब हम सीधा सीआरएम पे जाएंगे और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये भी करना। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्री प्रोसेस में मैं गई और मैं यहाँ पे यूके में गई, राइट। अभी यहाँ पे मैंने A to Z के अंदर ना सब चीजें डाल दी है जो हर एक काउंसलर्स को रिक्वायर्ड होता है। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखो, ये ज्योग्राफी वाला पीडीएफ है। आपको खाली इसका ना प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है, क्योंकि कभी सिस्टम ऑन नहीं है या आप बार बार उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो ये यूके का जो है ना ओवरऑल, जैसे कि अगर आपको पता है मैप में अगर आप देखो, तो यूके नॉर्मली 3 कंट्रीज को कंबाइन करके बनता है। जैसे कि ये स्कॉटलैंड है ऊपर वाला एरिया, ये पूरा इंग्लैंड है, ये साइड में वेल्स है, और ये नॉर्थ आइलैंड है। ये 4 कंट्री कंबाइन होती है तो वो यूके बनता है, राइट। तो यहाँ पे हर एक जो कंट्री है ना, उसको उठा के उसकी सिटीज का पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जैसे अगर ऊपर से आप आते हो, तो जैसे कि यूके की कैपिटल लंदन है, राइट। फिर इंग्लैंड उसमें एक कंट्री है, उसका भी कैपिटल सिटी लंदन है। फिर स्कॉटलैंड एक अलग कंट्री है जिसका एडिनबर्ग कैपिटल सिटी है। फिर वेल्स है जिसका कैपिटल सिटी कार्डिफ है। नॉर्थ आयरलैंड है जिसका कैपिटल सिटी बेलफास्ट है। तो इस तरीके से ये कैपिटल पूरा दिया। फिर यहाँ पे देखो, हमने फिर अब ना सिटीज पूरी, जो इंग्लैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज और सिटीज है, उसका डिस्टेंस के हिसाब से ये पूरा यहाँ पे बना के दिया, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे लंदन है, तो लंदन में जो यूनिवर्सिटीज है वो देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो लंदन में कितनी यूनिवर्सिटीज जो ओरिजिनली लंदन में लोकेटेड है, तो टोटल अपने पास 35 यूनिवर्सिटीज है जो ओरिजिनली लंदन की हैं। उसके बाद दूसरी और 14 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनका कैंपस लंदन में है। जैसे अपने कनाडा में नहीं होता था फेनशो कॉलेज, ये लंदन में भी कैंपस है, और टोरंटो में कैंपस है। तो टोरंटो में सैटेलाइट कैंपस होता है। तो उसी हिसाब से ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, 14 यूनिवर्सिटीज जिनका कैंपस लंदन में है अवेलेबल, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज जो लंदन से बाहर है, जैसे कि रीडिंग यूनिवर्सिटी है, फिर ब्राइटन है, बेडफोर्डशायर है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जैसे कि रीडिंग है, तो रीडिंग में टोटल 3 यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस आते हैं, राइट। जो लगभग 1 आवर 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे हैं, कहाँ से, लंदन सिटी से, राइट। तो यहाँ पे ये जो आवर्स है, ये लंदन सिटी से डिस्टेंस इसका पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे पूरा लंदन से, जैसे कि कैम्ब्रिज है 1 आवर के डिस्टेंस पे है। बेडफोर्डशायर है तो देखो 1 आवर 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। नॉर्थहैम्पटन देखो तो 1 आवर 50 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो ये पूरा एक डिस्टेंस के साथ दिया हुआ है। तो कभी आपके पास स्टूडेंट आता है कि भाई मुझे ये यूनिवर्सिटीज है, तो तुरंत आप डिस्टेंस देख के इसमें बता सकते हो, राइट। तो ऐसे देखो, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड है, कोई बोले कि भाई मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि देखो ऑक्सफोर्ड में 2 ही यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है और ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी है, राइट। अगर कोई बोले कि मुझे कैंटबरी में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैंटबरी में टोटल 4 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें क्रिएटिव आर्ट्स का भी कैंपस है, केंट यूनिवर्सिटी का भी कैंपस है, कैंटबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी है, सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से ये आप जो है इसको रेफर करना। तो आपको कोई गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट ने सिटी बोली, सिटी के सामने आपको यूनिवर्सिटीज मिल रहा है, और ये सामने आपको डिस्टेंस मिल रहा है कि लंदन सिटी से कितना डिस्टेंस है। तो ये हमने पूरी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज कवर की है।
और मेजरली इंग्लैंड ही सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है और वहीं पे स्टूडेंट ज्यादा जाते हैं। बट हाँ, दूसरे अगर आप जैसे लोकेशंस भी देखें तो स्कॉटलैंड है। तो स्कॉटलैंड का ये देखो मैप में लोकेशंस के हिसाब से पूरी सिटीज जो है मेंशन करी है। स्कॉटलैंड की कैपिटल सिटी जैसे कि एडिनबर्ग है। एडिनबर्ग के बाद देखो तो ग्लासगो है, सेंट एंड्रू है। तो ये मेन मेन सिटीज इनकी है, राइट। सो एडिनबर्ग से आप देखो कितने डिस्टेंस पे कौन कौन सी सिटीज है। तो यहाँ पे ग्लासगो है जो 1 आवर 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। स्टर्लिंग है जो इंटो के थ्रू अपने कर रहे हैं, वो 1 आवर 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। एडिनबर्ग एबरडीन है जो 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से सिटी का पूरा डिस्टेंस यहाँ पे दिया है। देन नीचे यहाँ पे हमने सिटीज और यूनिवर्सिटीज मेंशन करी है। जैसे एडिनबर्ग है तो वहां पे 3 यूनिवर्सिटीज है, राइट, जो कैपिटल सिटी है स्कॉटलैंड की। स्टर्लिंग है तो 1 आवर 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे पड़ता है ये स्टर्लिंग सिटी, जिसमें एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है। ग्लासगो है जो 1 आवर 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है एडिनबर्ग से, जिसमें 3 यूनिवर्सिटीज आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथलाइट है, ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है। तो इस तरीके से सिटी वाइज जो है आपको यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। सेकंड है फिर आपका वेल्स, जो दूसरी कंट्री आती है। तो वेल्स का देखो यहाँ पे पूरा मैप सिटी वाइज पूरा लोकेट करके दिया हुआ है। फिर अगेन नीचे हमने देखो जैसे कि इसकी कार्डिफ कैपिटल सिटी है, तो कार्डिफ से सबसे जो पास्ट में है वो न्यू पोर्ट सिटी है। उसके बाद जो है स्वांसी है। तो अगर आपको याद हो तो स्वांसी में अपने पास यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ट्रिनिटी डेविस है, जिसका स्वांसी में कैंपस है, जो कार्डिफ से लगभग अपने 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। फिर उसके बाद जो है एबर्थस है। फिर उसके बाद बैंगलोर है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 4 ही सिटीज जो है मेजर है, जो कार्डिफ के साथ डिस्टेंस ये सब कुछ मेंशन किया है। देन इसमें अभी नीचे अगेन आप जाओगे तो सेम तरह से सिटी, उसके सामने कौन सी यूनिवर्सिटीज है, राइट। फिर सिटीज कितना डिस्टेंस है कार्डिफ सिटी से, कौन सी यूनिवर्सिटीज है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दी हुई है। फिर लास्ट आपका नॉर्थ आयरलैंड आता है। नॉर्थ आयरलैंड में ज्यादा कोई कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ बेलफास्ट जो कैपिटल सिटी है वहां पे ही गिन के 4 यूनिवर्सिटीज है। तो ये आई वांट कि आप ना मैप जरूर से यूज करो, तुमको काउंसलिंग में ये काफी अच्छा रहेगा। आपको डिस्टेंस, सिटीज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है वो सिटी में, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। सो ये एक जो है मुझे शेयर करना था, जो आपके सीआरएम पोर्टल पे ही हमने डाल के रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, राइट। सो प्रिंट्स आप लोग लेके इसका रखना, ठीक है, ओके। अभी दूसरा मैं आपको बताती हूँ टॉप अप प्रोग्राम्स का, राइट। तो देखो अपने पास क्या होता है, टॉप अप प्रोग्राम्स एग्जैक्टली होता क्या है। टॉप अप प्रोग्राम्स मतलब एक तरह से ये बैचलर्स डिग्री है, जिसमें 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, या 12th के बाद 10th के बाद किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे डिग्री स्टार्ट कर ली है, और डिग्री का एटलीस्ट 2 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, या फिर उन्होंने किसी भी तरीके का 2 साल का डिप्लोमा मिनिमम उन्होंने अगर कंप्लीट किया है 12th के बाद। तो ये सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप अप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बैचलर्स डिग्री की अगर हम बात करें तो रेगुलर बैचलर्स डिग्री जो है वो 3 साल की होती है, राइट। आप इंग्लैंड, वेल्स और अपने नॉर्थ आइलैंड साइड पे अगर आप जाएंगे तो आपको बैचलर्स डिग्री 3 साल की मिलेगी। बट वही चीज अगर आप स्कॉटलैंड में चले जाएंगे तो डिग्री का ड्यूरेशन 4 साल का हो जाएगा। तो ये चीज आप याद करके रखना कि यूके में 3 साल की जो डिग्री है वो इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आइलैंड साइड में होती है। आप जैसे ही स्कॉटलैंड मूव होगे डिग्री का ड्यूरेशन 4 साल का हो जाएगा। और अगर सपोज कि प्लेसमेंट के साथ अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो फिर स्कॉटलैंड में उस डिग्री का ड्यूरेशन 5 साल हो जाता है, राइट। बाकी जगह पे 4 साल होता है, ठीक है, ओके। तो ये हुआ। अब टॉप अप प्रोग्राम्स क्या होता है। तो टॉप अप प्रोग्राम्स मतलब ऐसा है कि जिसमें स्टूडेंट को सीधा बैचलर्स के फाइनल ईयर में एडमिशन्स मिल रहा है, जहां पे उसको बैचलर सिर्फ 1 ही साल पढ़ना है, और वो 1 साल करने के बाद वो तुरंत 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट उसको मिल जाएगा। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेके आगे अपना जॉब ये कर सकता है, राइट। तो अब इस केस में अक्सर स्टूडेंट जो आते हैं वो टॉप अप प्रोग्राम्स अपने से पूछते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या स्टूडेंट का काफी टाइम बच रहा है, राइट। ऑलमोस्ट ऐसा है कि 3 साल की डिग्री वो सिर्फ 1 साल में कर रहा है, तो 2 साल का उसका ट्यूशन फीस
2 साल का उसका लिविंग एक्सपेंस पूरी तरह से सेव हो रहा है। अब इसमें एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या है, राइट? तो अगेन सीआरएम पोर्टल पे ही मैं जाती हूँ। राइट, ये मैं सीआरएम पोर्टल पे ही गई, A to Z के अंदर मैं गई। राइट, और इसके अंदर जाके मुझे टॉप अप प्रोग्राम देखना है। राइट, तो मैं टॉप अप प्रोग्राम्स, ये रहा टॉप अप प्रोग्राम। राइट, अभी ये जो शीट है इसके अंदर मैंने 12th पीसीबी, कॉमर्स और पीसीएम, ये तीनों बच्चों के लिए जो ऑप्शंस हैं वो मैंने रखे हुए हैं। और ये जो शीट है ये आप जनवरी 2025 वाले इंटेक्स के लिए आप रेफर करोगे, ठीक है? सितंबर का मैं डाल दूंगी इसमें, जैसे ही सितंबर इंटेक स्टार्ट होता है। राइट, ये अभी जनवरी के हिसाब से है, तो कोई प्रोग्राम्स का कंफर्मेशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज है, अगर मैं कॉमर्स वाले की बात करूँ तो कॉमर्स में जनरली आपके पास जो है स्टूडेंट 10+2 वाला आएगा, यानी 12th वाला आएगा। तो अपने अगर उन स्टूडेंट को टॉपअप में एडमिशन्स करवाना है तो वो स्टूडेंट का सिर्फ 12th इनफ नहीं है। 12th के बाद उसने 2 साल और करा होना चाहिए, या तो उसने अपनी डिग्री का 2 साल कंप्लीट होना चाहिए, या तो कोई उसने कोई डिप्लोमा प्रोग्राम, कोई सर्टिफिकेट नहीं, राइट? क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं कि आपने यहाँ पे कितना, जैसे कि वो बैचलर्स डिग्री का पूरा 2 साल आपको वेव ऑफ करके दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका ये रहता है कि वो 2 साल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने इंडिया में कंप्लीट करे हैं कि नहीं करे। तो जाहिर सी बात है कि वो 12th लेवल पे तो कंप्लीट नहीं होता है। तो 12th के बाद आपके और 2 साल की एजुकेशन या तो डिप्लोमा के फॉर्म में या तो डिग्री के फर्स्ट सेकेंड ईयर तक का आपका कंप्लीट होना चाहिए। उस केस में ही आपको टॉप अप प्रोग्राम्स मिलता है, राइट? बाकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे आइल्स वेवर मिलता है, जैसे एक रेगुलर बैचलर स्टूडेंट को आइल्स वेवर मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आइल्स वेवर की कंडीशन सेम रहेगी। इनके खुद के जो इंग्लिश टेस्ट होते हैं वो भी होते हैं, राइट? आइल्स की भी रिक्वायरमेंट इनकी 6 साढ़े 5 की ही होती है। टोफेल, पीटी, जिस तरह से ये रेगुलर बैचलर्स डिग्री का एडमिशन होता है उसी तरीके से है। सिर्फ आके चीजें बदल जाती है एडमिशंस रिक्वायरमेंट में। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, student must achieve at least 60% overall in 2 years or a 3 years full-time university degree or a year of full-time university degree with at least 55%, right? और HND मतलब क्या होता है? डिप्लोमा। यूके में डिप्लोमा के लिए HND वर्ड यूज किया जाता है, राइट? सो HND इन द रिलेटेड फील्ड विद द मेरिट प्रोफाइल, राइट? तो यानी 12th के बाद या तो 2 साल का डिग्री हो, या तो उसने 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा किया हो, या 3 साल का डिप्लोमा किया है, तो उस केस में वो स्टूडेंट को टॉप अप प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। और ये टॉप अप प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है 1 ही साल का, राइट? और यहाँ पे जो स्टूडेंट का खर्चा वो होगा ट्यूशन फीस का, वो भी उसका 1 साल का ही पड़ेगा। स्कॉलरशिप जैसे दी जाती है रेगुलर में, उसी तरीके से यहाँ पे भी स्कॉलरशिप दी जाती है। हर एक यूनिवर्सिटीज का इंडिविजुअल क्राइटेरिया ये शीट के अंदर मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें जनवरी इनटेक में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप अप प्रोग्राम्स दे रही है कॉमर्स वाले स्टूडेंट को, तो देखो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी दे रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड दे रही है, हार्टफोर्डशायर, स्टैफोर्डशायर, फिर सेंट मैरी यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस, यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंगम जो अपना डायरेक्ट टाइप है, रेजेंट यूनिवर्सिटी लंदन है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड है, राइट? डर्बी यूनिवर्सिटी, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, टीसाइड यूनिवर्सिटी, डीमोंटफोर्ट है, कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन है, और ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है ये अपने कॉमर्स वाले बच्चों को टॉप अप प्रोग्राम जनवरी इनटेक में देते हैं। सबकी कंडीशंस वही रहेगी कि 12th के बाद एटलीस्ट 2 साल की पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपके पास कोई स्टूडेंट आता है जो डिग्री ड्रॉप आउट है, अभी उसको यहाँ पे नहीं कंटिन्यू करना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये ऑप्शंस आप जरूर से दे सकते हो। उसमें उसका टाइम बचेगा, 1 साल करने के बाद फिर 1 साल वो पढ़ना चाहे तो मास्टर्स डिग्री करके 2 साल में उसका डिग्री मास्टर सब कंप्लीट हो जाता है, राइट? दूसरा, अपने अगर पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो 3 यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंडशायर, राइट, यूक्लेन, दूसरा है टीसाइड यूनिवर्सिटी, और तीसरा है वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं
जिसके पास मैकाट्रॉनिक्स का प्रोग्राम्स है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंडशायर में। देन टी साइड में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और वॉल्वरहैम्पटन में कंप्यूटर सिक्योरिटी है। यानी ओवरऑल हमको देखा जाए तो जनवरी में हमें टॉप अप प्रोग्राम में इलेक्ट्रिकल मिल जा रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है, सिविल मिल रहा है और कंप्यूटर मिल रहा है, जिसमें 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो हम स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। अभी इन तीनों यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर, अगर सपोज कि कोई 12th वाला बच्चा आता है तो उसको कम से कम 2 साल का और एक्स्ट्रा स्टडी होना चाहिए, या तो डिग्री के फॉर्म में या तो डिप्लोमा के फॉर्म में। बट अगर कोई तुम्हारे पास स्टूडेंट आता है जिसने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है, तो ये तीनों ही यूनिवर्सिटी उसको डायरेक्ट टॉप अप प्रोग्राम्स में एडमिशन देती है, राइट। तो जो भी आपके पास डिप्लोमा होल्डर वाला स्टूडेंट आए, तो खास करके ये टॉप अप वाला ऑप्शन जरूर से उसके लिए तुम अप्लाई करना। ये तीनों ही यूनिवर्सिटीज जो है डिप्लोमा होल्डर को, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो स्टूडेंट ने पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन मैकेनिकल है, तो वो 3 साल में उसने मैकेनिकल के काफी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए होते हैं, जिससे कि इन यूनिवर्सिटीज को उसको टॉप अप प्रोग्राम में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अपने पास डिप्लोमा होल्डर वाला बच्चा आए तो उसको टॉप अप वाला प्रोग्राम सजेस्ट करना है। सबकी रिक्वायरमेंट देखो, ऑलमोस्ट 60% ओवरऑल जो डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है वही है कि डिप्लोमा में कम से कम उसका 6 CGPA जितना मिनिमम होना चाहिए, राइट। ओके। दूसरा, इसमें आइल्स वेवर जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बट देखो डिप्लोमा का जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि जो 10th के बाद डिप्लोमा वाला बच्चा आएगा ना, उसको आइल्स वेवर नहीं देते हैं। बट ये आइल्स वेवर मैंने इसलिए लिखा है कि कभी आपके पास 12th वाला बच्चा भी आ सकता है जिसने डिग्री के 2 साल कंप्लीट किए हैं, वो तो आइल्स वेवर के लिए एलिजिबल है ही, तो इसलिए ये चीज मैंने लिखा हुआ है। बट डिप्लोमा होल्डर के लिए आइल्स वेवर नहीं होगा, ये चीज जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर ही देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अभी उसके बाद देखो पीसीबी है। तो पीसीबी के अंदर जो मैंने देखा है जनवरी इनटेक में, मोस्टली क्या नर्सिंग ही प्रोग्राम्स जो है इसमें टॉप अप प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो एक एंजिलिया रेस्किन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंडशायर है, और वॉल्वरहैम्पटन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड। इतनी 4 यूनिवर्सिटीज है जो अपने को नर्सिंग में टॉप अप प्रोग्राम्स में एडमिशन देती है। अब ये जो टॉप अप प्रोग्राम्स है इसके लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, तो देखो यहाँ पे वो स्टूडेंट जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग करी है। तो जीएनएम नर्सिंग क्या है, बच्चा 12th के बाद करता है, तो 3 साल की अगर किसी ने जीएनएम नर्सिंग करी है तो आप उसको टॉप अप प्रोग्राम सजेस्ट करें। 1 साल में उसका नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो एनक्लेक्स का एग्जाम वहां पे देकर रजिस्टर्ड नर्स का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, राइट। या तो कोई स्टूडेंट है जिसने 12th के बाद बीएससी नर्सिंग चालू कर दिया है और 2 साल उसके कंप्लीट हो गए, उन बच्चों को आप ये ऑप्शंस दे सकते हो। ओवरऑल 60% की ही रिक्वायरमेंट इनकी है कि आपका या तो जीएनएम नर्सिंग है या फिर आपने डिग्री का 2 साल कंप्लीट किया है, उसमें ओवरऑल कम से कम 60% आपके होने चाहिए। दूसरा एक चीज इसमें खास करके आप नोट करना कि नर्सिंग में कभी भी आइल्स वेवर आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो कभी भी स्टूडेंट जो नर्सिंग का ऑप्शन आप दे रहे हो, तो मेक श्योर कि उसका आइल्स का स्कोर होना चाहिए, राइट। कहीं पे 6 है, कहीं पे 6.5। अब ये तीनों ही यूनिवर्सिटी 6 बैंड पे एडमिशन देती है, 6 5.5 पे। बट आइल्स वेवर उसके 12th इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स है। और जनरली जो पैरामेडिकल वाले प्रोग्राम्स होते हैं उसमें किसी भी तरीके से आइल्स वेवर ये लोग नहीं देते हैं, राइट। तो एक ये चीज है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? टॉप अप प्रोग्राम समझ में आया? यस मैम। ओके, क्लियर है, क्लियर है, आगे जाओ। ओके, ठीक है, तो चलो ये एक मैंने टॉप अप प्रोग्राम आपसे डिस्कस किया, राइट। अच्छा, अभी दूसरा ना एक और चीज मुझे डिस्कस करनी थी आपसे, क्योंकि अक्सर क्या काउंसलर्स के मुझे जैसे फोन आते हैं तो वो एक फंड कैलकुलेशंस का थोड़ा सा रहता है,
और लास्ट सेमेस्टर्स भी थोड़ा सा हमने एक्सपीरियंस किया कि लास्ट मोमेंट पे थोड़ा फंडिंग का है कि खुट गया फंडिंग, या फिर कहीं लोन लेटर को लेकर कंफ्यूजन रहा। तो ये चीज थोड़ा सा आगे अपने लिए दिक्कत ना हो ये सेमेस्टर में, तो मैं थोड़ा सा एक आपको ना ऑफर लेटर दिखा के और उसका किस तरह से फंड कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या बैंक सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में आपको बच्चे को शेयर करना है, लोन कौन कौन सी बैंक के चलेंगे, ये सब चीजें थोड़ा मैं डिस्कस कर लेती हूँ, राइट। ओके, अभी वापस से मैं जा रही हूँ सीआरएम पोर्टल पे, राइट। राइट, ये मेरा सीआरएम आ गया, मैं अगेन A to Z में ही हूँ। अभी मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है फंडिंग का, तो मैं यहाँ से प्रोसेस पेपर मेरा ले लेती हूँ। ओके, अब सीधा मैं फंडिंग पे आ जाती हूँ। ओके, अभी देखो हमारा ऑफर लेटर आ गया, राइट। ऑफर लेटर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो पहले मैं एक आपको ऑफर लेटर जो है वो शेयर दिखा देती हूँ। ये ऑफर लेटर दिख रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. ओके, चलो। अभी देखो आपके पास ना सपोज कि बीसीयू का ऑफर लेटर आ गया, राइट। अब हमें ऑफर लेटर देखना कैसे है, तो देखो ये नेम की स्पेलिंग ये सब कुछ आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे मैं आ गई ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये लेटर जो है वो कंडीशनल है। Provide your updated CV with details of any professional achievements, job responsibility and academic gap। यानी यहाँ पे गैप का मेरा एक रीजन है, तो ये मुझे कंप्लीट करना है। तो मुझे रिज्यूमे एक प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन के साथ प्रोवाइड करना है। अभी यहाँ पे कोर्स की फीस फॉर 1 ईयर है। द फीस फॉर योर कोर्स इन 2024 एकेडमिक ईयर विल बी 17,710। प्लीज रेफर टू द फीस। ठीक है, ये मुझे समझ में आया कि मेरे एक साल की फीस इतनी है। फिर इन्होंने क्या लिखा है, 4,000 पाउंड जो है वो मुझे मिनिमम डिपॉजिट पे करना है कैश के लिए। यू डू नॉट नीड टू पे दिस अंटिल यू रिसीव एन अनकंडीशनल ऑफर लेटर। यानी इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जब तक तुम्हारे पास अनकंडीशनल लेटर नहीं आता तब तक आप कभी भी ये डिपॉजिट नहीं पे कराओगे। तो ये चीज हर ऑफर लेटर्स के साथ एप्लीकेबल होती है। जब आपके पास ऑफर लेटर आए तो सबसे पहले अपने को ये देख लेना है कि मेरे ऑफर लेटर में कोई कंडीशंस है कि नहीं है। फिर हमें पहले वो कंडीशंस मीट करनी है। कंडीशन मीट होके जब आपके पास अनकंडीशंस ऑफर लेटर आए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो इन्होंने मिनिमम डिपॉजिट ऑफर लेटर में लिखा है हम उसको पहले पे करें, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं कैलकुलेशंस करती हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है मेरा? ओके, तो चलो अभी जैसे कि मैंने ट्यूशन फीस देखी, अब मैं ये समझ रही कि मेरे पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया है, ठीक है। तो ये मेरी ट्यूशन फीस हो गई 1 ईयर की, ये जो मुझे फंडिंग में दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये करूंगी कि मैं इसमें से माइनस कर दूंगी 4,000 पाउंड जो मुझे इनिशियल डिपॉजिट करना है। अब वो स्टूडेंट से आप पूछ लेना कि ये 4,000 पाउंड वो कैसे अरेंज करेगा। उसके पास पर्सनल फंड्स हैं तो वो डायरेक्टली इसमें पे कर दे, राइट। लोन पे डिपेंड है तो फिर अपने को वेट करना पड़ेगा, बट मोस्टली क्या स्टूडेंट इतना खुद अरेंज कर पाते, तो हमने स्टूडेंट से डिपॉजिट अमाउंट जो है वो पे करवा लेनी है। प्लस एक और चीज आप देखो, ये ऑफर लेटर मेरा आया वापस दिख रहा है ऑफर लेटर। ओके, अब यहाँ पे नीचे लिखा है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अवॉर्डेड, यानी 1,500 की इसको स्कॉलरशिप मिली है। तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस कैलकुलेशन में से हम क्या करना है, हमें डिपॉजिट अमाउंट तो लेस करना ही है जो वो एडवांस पे कर रहा है, जहां से भी पे करे, पर्सनल फंड्स यूज करे या कैसे भी। उसके साथ साथ हमने इसके साथ स्कॉलरशिप भी डिस्कस डिडक्ट कर देनी है। तो मेरा 1,500 मैंने इसमें से डिडक्ट कर लिया। तो अब मेरा टोटल अमाउंट कितना बच रहा है, माइनस करके कोई एक माइनस कर दो। मैम 12,210।
ओके, तो 12,210 10। मेरा ये एक रिमेनिंग ट्यूशन फीस हुआ। राइट, तो ये है। मैम एक क्वेश्चन है इसी में। हाँ, मैम ये 1500 में ब्रैकेट में लिखा है ओनली अवेलेबल फॉर सेल्फ फंडिंग, तो वो फंडिंग बच्चे को अपने ही नाम पे दिखाना पड़ेगा या पेरेंट्स वाला? नहीं वो देते हैं, एजुकेशन लोन भी होगा, सेविंग अकाउंट तो भी देते हैं 1500। मतलब पापा के नाम से सेविंग अकाउंट हुआ तो भी हाँ, दे? तो भी देंगे, देंगे। ठीक है, तो मैंने ट्यूशन फीस में से मैंने एडवांस डिपॉजिट जो भरना था वो माइनस कर लिया। फिर मैंने 1500 पाउंड इसकी स्कॉलरशिप माइनस कर दी, बराबर। अब मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट 12,210 आया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लिविंग एक्सपेंस। ठीक है, अब लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे हमको देखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग पेपर में ये चीज दी हुई है, एक मिनट। ये मैं आई प्रोसेसिंग पेपर पे दिखा प्रोसेसिंग पेपर। ओके, अब देखो यहाँ पे जो मैं फंड कैलकुलेशंस के अंदर गई, यहाँ पे तो देखो पहले क्या है, लिविंग एक्सपेंस था ना वो अलग था। अब जो लिविंग एक्सपेंस वो है वो चेंज हो गया है। जो 1 जनवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो अभी इन लोगों ने क्या किया है, आउटसाइड लंदन में उन्होंने 116 करा है पर मंथ का एक्सपेंस। राइट। अच्छा, अब इसको हमेशा अपने 9 महीने से ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि साल के 12 महीने में जो स्टडी पीरियड होता है वो सिर्फ 9 महीने ही होता है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करना, मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना। तो पर मंथ के हिसाब से 1136 है। मल्टीप्लाई बाय 9 अगर करूँ तो 10224 के करीब करीब आता है। राउंड अबाउट अपना 10.5 लाख रुपए के करीब करीब है। वही चीज अगर विद इन लंदन करते हैं तो इसका कॉस्ट है 1483 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 9, यानी 1334, यानी 13.5 लाख के करीब करीब, 13.5 पौने 14 लाख के करीब ये आ रहा है। ठीक है, तो अपने को यही कैलकुलेशंस रखनी है। क्यों रखनी है उसका रीजन मैं बता दूं। क्योंकि स्टूडेंट आएगा आपसे बोलेगा कि भाई ये तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है, तो हम क्यों इसके हिसाब से दिखाएं। तो अगर लास्ट सेमेस्टर्स में अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो पाउंड का रेट जब हम ऑफर लेटर आ रहा था उस समय 105 के हिसाब से था। हमने 115 की कैलकुलेशन मैंने सबसे करवाई, बट उसमें भी फंड खुट गए क्योंकि ऑलमोस्ट 115 तक पहुंच ही गया था। और ये यूनिवर्सिटी, यूके यूनिवर्सिटीज क्या होता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली चीजें चेंज कर देती बिना इन्फॉर्म करे। अभी आप देखो कि आपके बच्चों के ऑफर लेटर्स आ रहे हैं, हम अक्टूबर में हैं। अभी यही चीज खींचते खींचते नवंबर दिसंबर तक जाएगी। लास्ट मोमेंट पे जब वो कैश इशू करेंगे और 1 जनवरी से जब रूल्स चेंज होगा, तो एम्बेसी भी ये चीज एक्सपेक्ट करेगी और कैश इशू करते समय यूनिवर्सिटीज का भी एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो हमें क्या, किसी भी तरीके से कोई रिस्क ना लेने के लिए हम पहले से ही हम पुराने जो नया रेट है उसी को ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखा जाए, तो जैसे मैं आपको कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो ये हमारी टोटल ट्यूशन, जैसे कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का एक साल का हमने देखा 10224 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 10224 ये मैं ऐड कर देती हूँ। राइट, तो ये मेरा आ जाएगा टोटल अमाउंट जो मुझे दिखाना है। ठीक है, कितना आया कोई बताएगा मुझे। 22,434। 22 434। 434। तो ये मेरा टोटल अमाउंट आया दिखाने का। राइट। अच्छा, अब इस बार मैं आपसे क्या करवा रही हूँ, मैं इसमें ना 500 पाउंड और ऐड करवा रही हूँ। क्योंकि पिछले सेमेस्टर्स का थोड़ा सा हुआ था कि फंड की वजह से थोड़े कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। तो मैं इसमें 500 पाउंड सेफर साइड ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पाउंड का रेट बहुत बढ़ जाता है और कितना बढ़ता है एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मेरा कैलकुलेशन कितना आता है, 22,934। ठीक है, तो ये मेरा कैलकुलेशन आ गया जो मुझे दिखाना है। अभी आज पाउंड का रेट कितना चल रहा है, 110 के हिसाब से रेट चल रहा है। तो मैं इसमें 5 ऐड कर ले रही हूँ। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 115 से। राइट, अभी कितना आ रहा है,
26 lakhs। ओके, तो 26 लाख 38, यानी मैं समझ ले रही हूँ कि अपने को 26.5 lakhs जितना अपना हो गया, राइट। यानी ये कैलकुलेशंस हमारी आई जो हमको फंड में दिख गए। ये एकदम सेफ रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने 500 पाउंड एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए। और अभी 110 का रेट चल रहा था, आप देखना जनवरी दिसंबर आते आते ना ये 115 हो ही जाएगा। अभी 110 चल रहा है ना, 115 हो ही जाएगा। ये मेरे हर एक सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है। तो मैंने इसको 115 से पहले ही कर दिया। तो अब आपने स्टूडेंट को क्या बोलना है कि आपको 26.5 लाख जो है वो फंड में शो कर रहे हैं, ठीक है, ये कैश डिपॉजिट करने के बाद। अगर स्टूडेंट ये बोलता है कि मैं इतना नहीं दिखा सकता हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो फिर तू एक काम कर, तेरी ये जो फीस है ना इसमें से स्कॉलरशिप माइनस करके पूरी भर दे। तो तेरे को खाली कितना दिखाना पड़ेगा, सिर्फ लिविंग एक्सपेंस ही दिखाना पड़ेगा। तो अगर वो दिखाने में कंफर्टेबल है तो आप सिर्फ जो मिनिमम कैश अमाउंट है उसके हिसाब से जाइए, राइट। और अगर नहीं है तो उसको बोलो ट्यूशन फीस पूरी भर दे, सिर्फ लिविंग एक्सपेंस दिखा दे, ठीक है। ये क्लियर? ओके, अब यहाँ पे एक और चीज आपको स्टूडेंट को बोलनी है कि देखो, ऑफर लेटर में जो है ना यूजुअली ये लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि ये देखो तुम्हारा ऑफर लेटर है। अभी इन्होंने 4,000 पाउंड बोला कि कैश के लिए तो मिनिमम इतना भरना है। बट ये क्या होगा, वीजा आने के बाद जैसे ही बच्चे का इनरोलमेंट चालू होता है, तो इनरोलमेंट हर इनटेक के लास्ट महीने में होता है। तो यानी जनवरी का इनरोलमेंट दिसंबर के अंदर शुरू हो जाएगा। तो उस समय ये यूनिवर्सिटी आपसे टोटल 50% ऑफ ट्यूशन फीस मांगेगी। अगर शीट देखी हो मेरी, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाती हूँ मैकेनिकल का। देखो ये शीट में अगर लास्ट साइड पे आप जाओगे ना, तो मैंने यहाँ पे ना 2-3 चीज लिखी हुई है, जैसे कि कैश डिपॉजिट और एनरोलमेंट। जैसे यहाँ पे है, देखो इसमें कैश ये लोग मांग रहे हैं 1,000 बिफोर इंटरव्यू और 3,000 आफ्टर इंटरव्यू। बट एनरोलमेंट के लिए इन्होंने 50% ऑफ ट्यूशन फीस मांगी है। तो उसी तरीके से बीसीयू कैश इशू करने के लिए आपसे 4,000 पाउंड मांग रही है, बट एनरोलमेंट के लिए वो आपसे 50% ट्यूशन फीस भरवाती है। तो आपको क्या है, स्टूडेंट को बता देना कि देख 4,000 तो अभी हम भर के कैश मंगा रहे हैं, बट लगभग तेरे को ना दिसंबर के महीने में वीजा आने के बाद या फिर जो भी है उस हिसाब से तेरे को 50% भरने की तैयारी रखनी है। तो तेरे पैसे का अरेंजमेंट तो उसी हिसाब से कर कि इंडिया छोड़ने से पहले पहले तेरे को 50% ऑफ ट्यूशन फीस जो है वो भरनी है। अगर तेरे पास अरेंजमेंट है तो अभी से भर दे, नहीं है तो कोई नहीं, 4,000 पे कैश ले ले, बाद में वीजा आने के बाद जो है तो 50% फीस भर देना। अभी ऐसे ही हर यूनिवर्सिटीज का अलग अलग है। अभी देखो यहाँ पे ये 1 ईयर फुल फीस मांग रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ट्रिनिटी डेविस है, ये पूरा 1 साल का फीस मांगती है कैश और इनरोलमेंट के लिए। तो ऐसे हर यूनिवर्सिटी का जो भी सिस्टम है वो यहाँ पे मैंने क्लैरिटी दे दिया है, तो आपको ये रेफर कर लेना है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गया। तो हमने देखा ये हमारा कैलकुलेशंस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम एक क्वेश्चन है हाँ और बोलिए। ये इसमें जैसे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मैं इसका जो पेमेंट हम बोलते हैं ना कि अगर नहीं है तो आप पेमेंट करा दो और लिविंग हाँ दिखा दो, तो वो पेमेंट पेरेंट्स ही करे वो मैंडेटरी होता है या कोई और कर सकता है? देखो एक्चुअली इसमें ना जैसे कि अपने कनाडा में कैसे करते हैं, कनाडा से भी आप पेमेंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हम्म। इंडिया से भी पेमेंट करा सकते हो। यूनिवर्सिटी को पेमेंट से मतलब है, कहाँ से आया किसने दिया उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, मतलब कोई फ्रेंड रिलेटिव्स कोई भी कर सकता है पे? हाँ, अगर उसका यूके में कोई है तो वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में फीस भर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको खाली कंफर्मेशन चाहिए। और यूनिवर्सिटीज क्या करती है, जो फाइनल कैश इशू करती है उसके अंदर लिख लेती कि इतना टोटल इनका एक्सपेंस है, इतना फीस हमको मिल गया है, ठीक है। और कैश में ना अक्सर आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कैश कितनी बार क्या ईमेल में आ जाता है, जैसे कि पीडीएफ अटैच करके नहीं आता, ईमेल में डायरेक्टली ऐसा जैसे कोई ईमेल लिखा हो ना उस तरीके से आता है। तो कैश जनरली इसी तरीके से आता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ये सबको क्लियर है तो मैं आगे जाती हूँ, राइट।
ओके, अब जैसे कि मेरे पास ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर आने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप ये किया कि मैंने उससे जो ऑफर लेटर के हिसाब से जो यहाँ पे लिखा था, मैंने उससे डिपॉजिट पे करवा दिया। और डिपॉजिट पे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आपको करना है, तो देखो डिपॉजिट तुमने पे करा दिया, उसके साथ साथ कुछ काम आपको पैरेलली करना है। तो नंबर वन, उसका मेडिकल करवा लो। राइट, मेडिकल जैसे कि टीबी टेस्ट है, तो अक्सर हम कैश जब अप्लाई करते हैं ना, तो देखो कैश अप्लाई करने के लिए क्या होता है, जैसे ही तुम डिपॉजिट पे करवाओगे ना, स्टूडेंट को कैश की लिंक आ जाती है, ऑनलाइन लिंक आती है, और उसके अंदर से जाके अपने को सब फॉर्म वॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का होता है। तो जब भी आपका बच्चा कैश पे करे, तो आपको उसको बोल देना है कि तेरे को जो भी ईमेल्स आएंगे ना, वो आपको शेयर करना है। क्योंकि ये लास्ट इनटेक में मैंने देखा है कि भाई बच्चे का कैश का लिंक आके पड़ा है, काउंसलर को भी नहीं पता, और बच्चे को तो डेफिनेटली नहीं पता होगा, वो हमें बताना है। तो आप लोग ध्यान रखो कि जब भी आपका बच्चा डिपॉजिट पे कर देता है, यानी अब सारे ईमेल्स बच्चे को आएंगे, और कैश लिंक जो है वो डायरेक्टली बच्चों को ईमेल पे आती है, जो आपने लेनी है। और भार्गव के साथ वो ईमेल शेयर करना है। भार्गव भार्गव को ऐसा हो तो शीतल ज्वाइन करवा देना, भार्गव है वहां पे, शीतल। मैम हम भार्गव से लंच पे गए। लंच पे गए हैं, हाँ, ठीक है। तो आप लोग देखो भार्गव से, भार्गव को डायरेक्टली आप कनेक्ट करोगे, तुम्हारे कैश का जो फॉर्म भरना, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सारी चीजें जो है भार्गव करेगा, बराबर। आपको अगर आता है, आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि कुछ काउंसलर्स काफी टाइम से कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंट है तो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चीज के लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम है, आप उनकी पूरी मदद ले सकते हो। उस टाइम पे ये लोग क्या है, आपसे टीबी टेस्ट का सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो आपको पैरेलली डिपॉजिट भरने के बाद तुरंत ये मेडिकल वेडिकल का काम चालू करवा देना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 3 जगह पे आप मेडिकल करवा सकते हो। अपने ओवरऑल गुजरात का मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे कि अपने कनाडा में सिर्फ अहमदाबाद था कि अपोलो हॉस्पिटल, केडी हॉस्पिटल, इतना ही है। बट यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास। अहमदाबाद का केडी और अपोलो तो है ही है, उसके अलावा हमारे पास सूरत में भी अपोलो क्लिनिक करके है, वहां पे भी आप ये मेडिकल करा सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है, खाली एक टीबी टेस्ट है, 2,500 रुपए का खर्चा है। फोन करके खाली अपॉइंटमेंट बच्चे की बुक कर देना, बच्चा वहां पे जाके अपना ऑफर लेटर लेके जाए, कैश लेके जाए, उसका हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये चीज करना है। दूसरा, उसके साथ साथ आपको ना बच्चे की कैश इंटरव्यू, क्योंकि क्या होता है जब कैश इशू होता है, तो यूनिवर्सिटीज आपसे जो है इंटरव्यू लेती, उसके बाद कैश इशू करती है, राइट। तो आपको साइड में अपने बच्चे के आंसर्स कंस्ट्रक्ट करवाना वो चालू कर देना है। और आपने को जो वीजा, जो सर है जो इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट कर देना है। दूसरी एक और चीज है कि देखो अपना कैश इंटरव्यू क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इतनी मेहनत करे और बाद में बच्चा कैश इंटरव्यू में फेल हो जाए, तो तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट जाती है। और यूके में क्या है, वीजा 100% आ ही जाता है, राइट, वीजा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेक श्योर कि हर एक स्टेप पे तुम क्या है, जहां पे भी थोड़ा रिस्क है कि भाई इंटरव्यू में फेल होने की पॉसिबिलिटीज है, आप तुरंत इन्वॉल्व हो जाओ। और इनफैक्ट ऐसा है कि जो इंटरव्यू प्रिपरेशन सर करवाते हैं, तो वहां पे आप खुद भी जाके आप एक बार सुनो कि तुम्हारा स्टूडेंट क्या बोल रहा है, और सर किस हिसाब से गाइड कर रहे हैं, और तुम्हें कहाँ उसको मदद करनी है। तो इस तरीके से डिपॉजिट पे करने के बाद आपको तुरंत पीछे लग जाना है बच्चे के इंटरव्यू प्रिपरेशन में, ताकि कैश में कोई भी तरह से प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो तुम्हारे स्टूडेंट का एक बोलने का लेवल, इंग्लिश लेवल क्या है, उसके हिसाब से एक अच्छा डिसीजन तुम ले सको। तो देखो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है बहुत कैश इंटरव्यू में डिफिकल्ट रहती है, कुछ इजी होती है। तो अगर कहीं तुम्हारा स्टूडेंट ऐसा लगता है कि ये जाके बोलेगा नहीं, इसको इंग्लिश का प्रॉब्लम है और इसको बोलने का भी प्रॉब्लम है, तो फिर इसमें आप देख सकते हो कि देखो कुछ एक यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि अगर आपको यहाँ स्क्रीन दिख रहा है, एक नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, राइट, डीमोंट फोर्ट यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथलाइट है। ये 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहाँ पे कोई पूरे यूके प्रोसेस में कहीं भी इंटरव्यू नहीं आता है, बिना इंटरव्यू के ही होता है। जैसे एक जेमिका का ही एक स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर में गया है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथलाइट में, एमओआई के बेसिस पे ये लोग एडमिशन देते हैं।
और ये कोई भी तरह से कैश इंटरव्यू नहीं लेते हैं। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी पिछले सेमेस्टर तक कैश के इंटरव्यू लिया कर रही थी, बट इस बार इसने चेंज कर दिया है और ये अपने को सिर्फ एक क्वेश्चनर देंगे, वो क्वेश्चनर भर के बच्चे को खाली सबमिट कर देना है, वो आपको फोन पे या वीडियो पे कोई इंटरव्यू लेने वाली नहीं है। तो दूसरा एक नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है। नॉटिंघम ट्रेंट में आइल्स वेवर नहीं पॉसिबल है एमओआई के ऊपर, यहाँ पे 12th इंग्लिश पे ही आइल्स वेवर पॉसिबल है। तो अपने पास मेजोरिटी एमओआई वाले अगर बच्चे आते हैं उन्हीं को बोलने करने में प्रॉब्लम होता है। आइल्स जिसने दिया है तो डेफिनेटली उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज तुम फोकस कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी आप रेफर करो, क्योंकि इसका ऑफर लेटर टर्न अराउंड टाइम काफी फास्ट है और अपने पास पर्सन है जिससे हम कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू नहीं होता है। तो अगर कहीं भी तुमको लग रहा है कि बोलने में स्टूडेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं क्लियर कर पाएगा, उसको सीधा आप डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी करवा दो, तो आपका भी टाइम बचेगा, बच्चे का भी टाइम बचेगा, राइट। तो दिस इज वन। ओके। अब दूसरी चीज ये है कि हमको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी पैरेलली रेडी करना है, क्योंकि जब कैश इंटरव्यू, जैसे कि कैश हमको पूरा एक लिंक आता है, उसमें से हमको सारी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक कैश नहीं होगा, राइट। तो कैश के लिए जैसे सबसे पहली चीज ये है कि हम डिपॉजिट भरवाएं, टीबी का टेस्ट करवाएं, दूसरा हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, और तीसरा हम हमारे बच्चे को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। जिस मोमेंट आपने ये सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैश में सबमिट कर दिया, यानी उसके बाद आपका कैश आएगा, राइट। अब यहाँ पे जो मेजर लास्ट इनटेक में जो दिक्कत आई थी वो थोड़ा फंडिंग को लेकर आई थी, तो इसके लिए मैं थोड़ा क्लैरिटी आपको दे देती हूँ। तो अभी आप लोग को पता है फंडिंग किस हिसाब से यूके में एक्सेप्टेबल है। जैसे यहाँ पे एजुकेशन लोन एक्सेप्टेबल है, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, ये 3 ही तरह के फंड्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। कोई पीएफ, पीपीएफ, एफडी, ये सब पीपीएफ पीएफ नहीं चलता है। एफडी, सेविंग अकाउंट और एजुकेशन लोन। अभी यहाँ पे देखो एजुकेशन लोन की बात आती है, तो यहाँ पे मैं एक आपको शीट दिखाना चाहूंगी। वापस से मैं सीआरएम पोर्टल पे जा रही हूँ, A to Z के ही अंदर हूं मैं, और यहाँ पे मैं आपको देखो लिस्ट ऑफ बैंक एक्सेप्टेबल बाय द यूकेवीआई। लास्ट इनटेक में एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि हमने अवांसे बैंक है, ऑक्सिलियो बैंक, इसका लोन हमने कर दिया, बच्चे को भी नहीं पता, काउंसलर को भी नहीं पता कि ये बैंक चलती नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ कि हमने लोन पूरा डिसबर्स करवाया अकाउंट में। अब पैसा तो कहीं से भी आए, अकाउंट में पड़ा यानी वो 28 दिन पुराना होने चाहिए, ये यूके की गाइडलाइन के हिसाब से है। तो आप क्या करो, कभी कोई बच्चे का लोन होता है, आप तुरंत ये पीडीएफ उसके साथ शेयर करो कि भाई देख तू लोन करवा रहा है ना, तो इतनी ही बैंक जो है वो अप्रूव्ड है और तूने इसी में से ही लोन लेना है। तो देखो इसमें सारी बैंक ऐसी है जिसका यूकेवीआई जो है वो अप्रूव्ड बैंक है। तो मेक श्योर कि अगर आप एजुकेशन लोन फंड्स दिखाने के पर्पज से अगर यूज कर रहे हो तो आपकी इस बैंक के अंदर ही लोन होनी चाहिए, राइट। ये एक ध्यान रखना। दूसरा, मैंने यहाँ पे सीआरएम में आपको एक बैंक का लोन सैंक्शन लेटर का सैंपल दिया है। अभी इस सेमेस्टर्स में क्या हुआ, आईओए में बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेंज करवाए, ये लिख के दो, वो लिख के दो, बैंक के साथ लड़ाई करना, ये सारी चीजें रही बराबर। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, उनके जितने भी करेक्शंस जो भी इधर उधर के थे वो सारी चीजें ऐड करके एक कॉमन फॉर्मेट बना दिया है कि आप एजुकेशन लोन के लिए बच्चे को ये सैंपल लेटर प्रोवाइड करिए। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्ट्रिक्टली इसके हिसाब से आप स्टूडेंट को बैठ के पढ़ के बता दो कि देख तेरा जो लोन सैंक्शन लेटर है ना वो प्रॉपर लेटर हेड पे होना चाहिए, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होना चाहिए, क्या पर्पस के लिए लोन लिया है वो तेरा इसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन लोन ही चलता है। आपका अगर कोई सिक्योरिटी है तो किसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसका नाम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो यानी ये स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो आपको, जैसे कि बच्चे का लेटर आया, आप बात कर रहे हो डिपॉजिट की, तो इमीडिएटली उससे पूछ लेना कि भाई तेरे पैसे का अरेंजमेंट कैसे होने वाला है, लोन से होने वाला है तो ले ये फॉर्मेट, और ये बैंक की लिस्ट है बराबर, इस बैंक से लोन लेना और ये फॉर्मेट में तुझे इशू करवाना है। तो वो वन शॉट में ही आपको ऐसे डॉक्यूमेंट देगा जो आपको बाद में उसको चेंज नहीं कराना पड़ता है, क्योंकि आप बार बार उसको बैंक भेजोगे
तो वो सामने इरिटेट होगा, और फिर क्या हमारा सर्विस जो है कहीं ना कहीं उसको अच्छी नहीं लगेगी, तो वो किसी को रेकमेंड नहीं करेगा। तो मेनली जो स्टूडेंट्स को हैसल्स होती है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में होती है। तो मेक श्योर कि फर्स्ट स्टेप से ही आपको ये सारी चीजें स्टूडेंट को दे देनी है, राइट। तो एजुकेशन लोन ये आपका मैं क्लियर हुआ। अब सेकंड चीज जो है मैं आपको ये बैंक के लिए बता रही कि अगर सपोज कि उसने सेविंग अकाउंट में फंड्स दिखाना है, तो सेविंग अकाउंट में फंड्स दिखाना है तो आप देखो ये वाली जो है बैंक सर्टिफिकेट उसके साथ आप शेयर करोगे कि भाई तू बैंक सेविंग अकाउंट दिखा रहा है, तो तेरा इस तरीके से लेटर तेरे को लाना पड़ेगा, जिसके अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कितना तेरा लोन है, सॉरी कितना बैंक बैलेंस है, 28 दिन पुराना है कि नहीं है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, बराबर। तो ये हमको ये रेफर करना है, राइट। उसके बाद अगर आपका स्टूडेंट का फिक्स डिपॉजिट है, तो देखो मैंने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का जो है ना वो एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने कि इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपसे उसको चीजें लेनी है, ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर आपको रेफर कर लेना है, राइट। तो अगर आप इस फॉर्मेट से लेकर आओगे ना, तो आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका फटाफट कैश भी निकल जाएगा, आपका वीजा में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप सेविंग अकाउंट में फंड्स देखो, एक और चीज मैं यहाँ पे तुमसे डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर कोई तुम्हारा स्टूडेंट आता है जिसके पास पैसे पड़े नहीं है, वो अभी अरेंज कर रहा है, ब्याज से ले रहा है, जहां से भी ले रहा है वो अरेंज कर रहा है, तो उस केस में स्टूडेंट को हमेशा एडवाइस करो कि वो सेविंग अकाउंट में ही फंड्स दिखाए। नई एफडी बनाने की एडवाइस मत करना, क्योंकि पिछले इनटेक में ये हुआ कि हमने एफडी रखी तो इन्होंने सोर्स भी मांग लिया उसका। अब जाहिर सी बात है कि यूके का कोई भी बच्चा सोर्स दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो सबके पैसे मेजोरिटी अरेंज ही होते हैं। तो आप कभी भी कोई नया फंड्स डेवलप करने की बात करें तो आप खुल के पूछ लो कि भाई तेरे पास पैसे पड़े हैं या तू अरेंज कर रहा है। अगर अरेंज कर रहा है तो फिर उससे 100% आप सेविंग अकाउंट में ही फंड्स दिखाओ, राइट। और दूसरी एक और चीज तुमको याद रखनी है कि अगर तुम सेविंग अकाउंट्स में फंड्स दिखा रहे हो, राइट, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट का हाँ, सेविंग अकाउंट में अगर आप फंड्स दिखा रहे हो तो मेक श्योर कि उसका कोई ऐसा अकाउंट मत यूज करो जो सैलरी अकाउंट हो, या फिर उसमें ट्रांजैक्शंस आते रहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर कोई लोन ऑटो डेबिट हो रहा है, ऐसे सब मत रखो। क्योंकि उसमें क्या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अगर बड़े हो जाते हैं तो सामने वाले के फिर क्वेश्चंस भी उस तरीके से आ जाते हैं। तो आप ऐसा अकाउंट रखो जिसमें इन आउट बहुत कम हो, राइट। और आप कोई भी पैसा अगर सेविंग अकाउंट में दिखा रहे हो तो वो आप रख के उसको फिर आप छोड़ दो। लास्ट में हम एक दो ट्रांजैक्शंस करेंगे उसको नेचुरल दिखाने के लिए कि हमने लास्ट में जब स्टेटमेंट निकालेंगे तो हम 100,000 रुपीज उसमें डिपॉजिट करके फिर स्टेटमेंट निकालेंगे। क्योंकि अगले को क्या होता है कि तुम्हारा अकाउंट में पैसा अभी भी पड़ा है कि नहीं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हो गई अपनी 17 तारीख, तो आपने 25 लाख 17 तारीख को डाल दिया। अब ये 28 दिन पूरा हो जाते हैं आपके 15 नवंबर को, 15 नवंबर को जाके आप स्टेटमेंट निकालोगे तो आपके इस ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही एंट्री दिखेगी। तो अगले को क्या डाउट होता है कि एक ही एंट्री है, यानी ये पैसा तो निकाल तो नहीं लिया इसने, और ये पैसा कब डाला है वो क्लैरिटी नहीं रहती है। तो अपने को क्या करना है कि उसमें जब स्टेटमेंट निकाले तो 100 रुपए या 1000 रुपए डाल दो और फिर स्टेटमेंट निकालो। तो आपके अकाउंट में दो एंट्री पड़ेगी, एक वो 25 लाख की और एक 1000 रुपए की। तो उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ ये 25 लाख डाले थे 17 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर नवंबर में भी इसके अकाउंट में 25 लाख है। तो इस तरीके से अपने को ट्रांजेक्शन्स दिखाने। कंफ्यूजन हो तो मेरे को एक बार पूछ लेना, राइट। या फिर भार्गव है, भार्गव से आप बिल्कुल, और जो भी कैश के डॉक्यूमेंट्स तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो वो जरूर से एक बार जो है वो भार्गव को आप मुझसे, भार्गव से चेक जरूर करवा लेना, ताकि आगे कैश में आपको किसी भी तरह से क्वेरी ना आए, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया
ओके, यहाँ पे हमने डिस्कस करा कि हम एजुकेशन लोन लेटर किस फॉर्मेट में होना चाहिए और कौन कौन सी बैंक की लिस्ट है वो, और सेविंग अकाउंट हमने देखा जिसमें बैंक स्टेटमेंट पैसा ऐसे ही अकाउंट यूज करेंगे जहां मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एंट्री नहीं हो, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे दूसरा मैंने ये बताया कि कोई अगर फंड अरेंज कर रहा है तो प्रेफरेबल है कि सेविंग अकाउंट में दिखाए, एफडी में सोर्स ये लोग मांग लेते हैं, राइट। ओके, दूसरा, अगर आप जो फंड्स दिखा रहे हो तो या तो वो स्टूडेंट के नाम पे हो या पेरेंट्स के नाम पे हो। प्रेफरेबल अगर कोई फंड्स अभी जैसे कि एफडी पड़ी हुई है पहले की पापा के नाम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने रख देंगे। एक पेरेंट्स का जो है वो ये सपोर्टिंग लेटर है, एफिडेविट सपोर्ट, बट ये कोई स्टैम्प पेपर पे ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, एक कंसर्न लेटर हम ले सकते हैं। दूसरा, आईटी रिटर्न पिछले 2 साल का, ये भी मैंडेटरी नहीं है, राइट। अगर नहीं है, अगर है तो बहुत बेस्ट है, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। मेनली इसमें जो मैंडेटरी है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का। तो अक्सर क्या ये चीज अगर पूछ लो आप बच्चे का, अगर उसके पेरेंट्स के फंड यूज कर रहा है तो पहले ही बर्थ सर्टिफिकेट का आप बात कर लो। बर्थ सर्टिफिकेट अगर इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लो। दूसरा, एक और चीज मैं आपको कहूंगी कि लास्ट सेमेस्टर्स में क्या कुछ स्टूडेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट गुजराती में थे, तो उसके लिए आप नोटरी के लिए गए, फिर आपने ये मतलब यानी हजारों से रुपए खर्चे करे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अपने बहुत सारे जो है ना ट्रांसलेटर्स हैं, राइट। इनफैक्ट मैंने एक दो को दिए भी थे ट्रांसलेटर का नंबर, जो फोन पे ही आपको फटाफट जो है वो ट्रांसलेट करके 15-20 मिनट में ले लेते हैं। तो किसी का अगर ऐसी जरूरत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट ले लेना। तो यहाँ पे क्या ट्रांसलेशंस का भी आपका हो जाएगा, उसको नोटरी वोटरी के झंझट में नहीं डालना है, राइट। ओके, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, जो पिछले इनटेक में काफी प्रॉब्लम आई थी। आप बच्चे के जब डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो ना कैश के लिए, तो उसके अंदर आपने उसकी एफडी ली या लोन अकाउंट लिया या जो भी आपने फंडिंग डॉक्यूमेंट्स लिए, प्लस उसका पासपोर्ट, उसका आइल्स है, उसका एमओआई, उसका एकेडमिक, यानी A to Z जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप उसके कैश में यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि हर एक डॉक्यूमेंट में उसके नाम की स्पेलिंग जो है वो आप पासपोर्ट से टैली कर ले। पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं तो पेरेंट्स का नाम और बच्चे का आप टैली कर ले कि सारी जगह पे सरखे है कि नहीं। स्टूडेंट का है तो वो भी आप टैली कर ले, मदर है तो पूरा आप उनका नाम टैली करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर नाम में एक दो स्पेलिंग इधर उधर है तो ड्यूल नेम एफिडेविट सपोर्ट कंपलसरी आता है। फिर ये होता है कि हमने कैश में सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए, यूनिवर्सिटीज के पास लास्ट मोमेंट पे इतना रश हो जाता है कि यूनिवर्सिटीज फिर ये हो जाता है कि भाई बहुत स्लो हो जाती है प्रोसेसिंग में। फिर आपको 15 दिन बाद पता चले कि तुम्हारे बच्चे के इसमें नाम में प्रॉब्लम है, अब बनाओ ड्यूल नेम एफिडेविट, तो उतने में स्टूडेंट को आपको फेस करना है और उसका प्रोसेस भी डिले हो जाएगा। तो इसलिए जब आप डॉक्यूमेंट लेके भार्गव को भेज रहे वेरिफिकेशंस के लिए, तो ये काउंसलर की जिम्मेदारी है कि आप उसके पूरे नाम्स का देख लें, और जहां भी नाम की अगर स्पेलिंग का इधर उधर है तो उससे ड्यूल नेम आपको बनवा ही लेना है, राइट। क्लियर, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ओके, दूसरा एक चीज मुझे आपको शेयर करना था, चलो ये हो गया अपना। ओके, अभी मैंने एक और शीट इसके अंदर डाली है। ओके, ये इसमें आई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। देखो, एक जो है ना शीट मैं प्रोसेसिंग की इसके अंदर डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कौन सी एप्लीकेशंस के लिए, एक तो देखो व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही है, राइट। अगर हमने हर यूनिवर्सिटीज का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ये बैक ऑफिस लिस्ट दिख रही है मेरी। अभी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है किसकी एप्लीकेशन हम किससे करते हैं और कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये सब मैंने इसमें CRM के अंदर मैं डाल के दे रही हूँ आपको। तो आपको क्या बहुत इजी रहे कि आप मुझ पे या किसी और पर डिपेंड ना हो अपने बच्चे के काम के लिए, राइट। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टडी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप में आपने रॉयल हॉलो में एप्लीकेशन डाली, तो यहाँ पे देखो आपको तुरंत स्टडी ग्रुप में, यानी प्रेम है, ये इसका फोन नंबर है और ये इसका ईमेल आईडी है, राइट। आप तुरंत इनसे कनेक्ट हो जाओ अपने बच्चे की क्वेरी के लिए या उसके ऑफर लेटर के लिए।
दूसरा एक और चीज मैंने देखा है कि पिछले सेमेस्टर्स में काउंसलर्स क्या करते थे, उनके बच्चे का फॉलोअप डालना है ना तो भाविता को बोल दिया, अभी भाविता फिर अपने हिसाब से डाले। और उसमें मैंने कितनी बार ये चीज नोटिस करी है कि जो मैटर था वो एक्सप्लेन ही नहीं किया गया ईमेल में। सामने यूनिवर्सिटी जो है उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये बंदा मांग क्या रहा है, और वो कंफ्यूजन में महीनों तक चीजें खींचती गई। अब जो चीज आपको पता है ना वो भाविता को नहीं पता है, राइट। तो इसीलिए आप लोग मेहरबानी करके अपने बच्चे का जो फॉलोअप डालना है या कोई क्वेरी ईमेल डालना है वो डायरेक्टली आप खुद ही डालें, उसको बैक ऑफिस से मत डलवाएं, क्योंकि वो मैटर नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, राइट। हाल में ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये तबस्सुम का ही एक केस था, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का। उसका हमने अप्लाई किया था प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी में, स्टूडेंट को चाहिए थे प्लेसमेंट ईयर के साथ। अभी वहां पे ईमेल में बार बार वो चेस कर रही है कि सेंड मी रिवाइज ऑफर लेटर, रिवाइज। अरे कौन सा रिवाइज ऑफर लेटर, क्या चाहिए, वो कुछ मेंशन ही नहीं है। फिर बाद में हमने मेंशन किया कि भाई हमने साइबर सिक्योरिटी रेगुलर प्रोग्राम का लेटर मिला है, जबकि हमने प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, तो आप प्लेसमेंट वाला प्रोग्राम का लेटर हमें दो। तो हमको लेटर तुरंत 2 दिन में मिल गया। तो ये चीज है कि आप थोड़ा सा जो है ना अपने बच्चे का जो फॉलोअप है, क्वेरी सॉल्विंग है, वो आप अपने हाथ में ही रखो, बैक ऑफिस तक उसको मत दो। वो चीजें सॉल्व नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी, राइट। इसीलिए ये शीट मैं आपको डाल के दे रही हूँ। देखो स्टर्लिंग में कौन है अपने पास और मैनचेस्टर में किसको कांटेक्ट करना है, तो अपने को राधिका को करना है, जिसका ईमेल आईडी फोन नंबर दोनों है, राइट। दूसरा यहाँ पे देखो आईओए का है, राइट। आईओए के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं इन सब के नंबर्स हैं। अब देखो इसमें एक और चीज मैं आपको कहूंगी कि जैसे कि बैक ऑफिस में क्या होता है कि सारी एप्लीकेशंस जो है वो आईओए की इन लोगों ने सीधा बैक ऑफिस को भेज दी uk1@infiniteGroup.com.org पे, बराबर। अभी ये जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल चिराग भाई है, राइट, और जैमिका, जतिन, ये सब अलग अलग काउंसलर्स हैं। तो चिराग भाई को हमने एप्लीकेशन बैक ऑफिस में चली गई, राइट। बट ये है कि जतिन को नहीं पता क्योंकि वो सीसी उसको हुआ नहीं जैमिका को नहीं पता है, राइट। वो जब उनके एंड से बैक ऑफिस उनको बताएगी तब उनको पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम अपने बच्चे के लिए डायरेक्टली जो है इन यूनिवर्सिटीज से आप रिप्रेजेंटेटिव से टच में रहो और उनकी क्वेरी इनके ईमेल पे भेजो। तो इनका बार बार कहने का ये है कि जब भी तुम्हारी एप्लीकेशन हमारे पास आए तो मेक श्योर कि आप हमको सीसी में रखो, ताकि हमको पता चले तो हम बैक ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके काम करवा लें। तो उस हिसाब से ये उनके ईमेल आईडीज यहाँ पे दिए हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। देन इसके बाद देखो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज हमारे पास है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में भी सारे कॉन्टैक्ट पर्सन, उनके नंबर्स, ये सारे दिए हुए हैं। तो जिससे आप क्या किसी पर डिपेंड ना हो, इमीडिएटली उनको कनेक्ट कर सके, ठीक है। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक अपना और एक है नया हमने किया है पार्टनर, बीट्रैक है, बराबर। अभी बीट्रैक में एक चीज मैं थोड़ा भी यहाँ क्लियर कर देती हूँ, अहमदाबाद की सारी ब्रांच है यहाँ पे, यस मैम। बीट्रैक की एप्लीकेशन अहमदाबाद की नहीं होगी। हाँ तो ये मैं काम करती हूँ, मैं शीट का डालना मैं देख लेती हूँ, कहीं तुम लोग गलती से भी इनको ना भेज दो, ठीक है। ये मैं रिमूव करके डालूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद के लिए ये नहीं है, ठीक है। बट इसकी एप्लीकेशन हम कहीं और से भी कर सकते हैं। एक रीजेंट कॉलेज है, लीड्स बैकेट है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फल्स, ये इतनी है जो हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा अब दूसरा एक और चीज मुझे है कि अपने ना इन सब यूनिवर्सिटी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, राइट। अभी मैं एक काम कर रही हूँ, उन सारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इंसेंटिव ग्रुप में एक साथ में डाल देती हूँ। जो जो नहीं ज्वाइन है चेक कर लो और ज्वाइन हो जाओ, तो तुम्हारे क्या ग्रुप में फटाफट तुम क्वेरी भेजना, उनसे बात करना बहुत फास्ट हो जाता है, राइट। तो वो एक चीज है, राइट। ओके तो दिस इज वन। दूसरा ना मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। देखो एमओआई के ऊपर ना अपने पास काफी ऑप्शंस हैं जो आईओए के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। बट एक और चीज मैं आपको डिस्कस करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो एक्चुअली क्या है, प्रायोरिटी हमारी ऐसा है कि हम हमारी यूनिवर्सिटीज को भी उतना ध्यान दें, राइट। और हमारे पास कितनी बार क्या होता कि यूनिवर्सिटीज पड़ी है बट
हम उतना उसके ऊपर ध्यान दे नहीं पाते हैं, राइट। तो इसमें ना एक चीज मैं आपको, एक ट्रिनिटी वेल्स का मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगी। हाल में ही जेमिका का एडमिशन आया है उसमें। ये यूनिवर्सिटी ना अपने डायरेक्ट टाइप में है। इसकी थोड़ी एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। अक्सर हम क्या है कि एमओआई वाले स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं, तो हम ईस्ट लंदन है, डीएमयू, ये सब जगह पे हम बांट रहे हैं। बट ये मैं कह रही कि हम दूसरों को दे रहे हैं, तो हमारे घर की जो यूनिवर्सिटी है उसको भी हम थोड़ा सा प्रमोट करें। तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ट्रिनिटी, सेंट डेविस, ये है एक्चुअली एप्लीकेशन, जो यूनिवर्सिटी है वो स्कॉटलैंड की है। ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके। बट इसके 3 कैंपसेस हैं। स्वांसी है, लंदन है और बर्मिंगम है। तो अपने लंदन के लिए क्या करते हैं, ईस्ट लंदन भेज देते हैं, लंदन मेट्रोपॉलिटन में सेंड करते हैं। बर्मिंगम के लिए हम बीसीयू में भेज देते हैं और यामिनी के साथ माथापोड़ी करते हैं, बराबर। तो अपने क्या कर सकते हैं, ये ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी जो है इसको अपने प्रमोट करें, राइट। अच्छा, जेमिका कितने दिन में तेरे को ये लेटर मिला? मैम 5-6 days में आ गया। 5 से सर से कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आई? नहीं नहीं नहीं। बहुत स्मूथ प्रोसेस है और लेटर भी फटाफट आता है। 4 बार फोन करके तुम पूछो, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होते हैं, राइट। अभी इसमें देखो बहुत सारे इनटेक हैं। जनवरी इनटेक है, फरवरी इनटेक है, मई और जून इनटेक है, फिर सितंबर और, यानी हर 4 महीने में इनके पास इनटेक खुला है। और सबसे बेस्ट ये है कि हमको लंदन और बर्मिंघम कैंपस मिल जा रहा है, जो एक्चुअली हमको चाहिए होता है। अभी इनके पास देखो मास्टर्स में मिनिमम 50% चाहिए। जनरली 50% पे हम क्या करते हैं, हम उसको पाथवे का रास्ता दिखा देते हैं, राइट। 16 महीने 22 महीने के कोर्स के लिए। यहाँ पे 50%, 5.5 CGPA पे आप उसको डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री करा के दे रहे हो, राइट। अंडर ग्रेड में ये लोग 70%, अंडर ग्रेड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बट अपने मास्टर्स के हिसाब से इसको प्रमोट कर सकते हैं। 6 5.5 बैंड है, 59 ईच चाहिए, राइट, टोफल में। बट ये हमें एमओआई पे एडमिशन देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये बीसीयू की तरह हर यूनिवर्सिटी का एमओआई एक्सेप्ट कर लेता है। ये ईस्ट लंदन की तरह नहीं है कि 4 ही यूनिवर्सिटी करेगा, लंदन मेट्रोपॉलिटन की तरह नहीं कि 5-6 ही करेगा। आप गुजरात की कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के ले आओ, ये एमओआई एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ इसका ये है कि सामने वाले का 5 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए अगर एमओआई के ऊपर आप करवा रहे हो। तो ये एमओआई के लिए अपने को प्रॉपर लंदन और बर्मिंघम में बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो क्या क्या खासियत है। एक तो ये लंदन और बर्मिंघम कैंपस मिल रहा है, 50% पे मास्टर्स डिग्री मिल रही है। एमओआई के ऊपर सारी गुजराती यूनिवर्सिटीज इसके अंदर अवेलेबल है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज है कि इसकी ट्यूशन फीस सिर्फ 15,000 पाउंड है। उसमें भी 3,000 जो है ना वो एंट्रेंस स्कॉलरशिप है। यानी आपका जो ऑफर लेटर आएगा ना वो 12,000 पाउंड का आएगा। तो 12,000 पाउंड यानी लगभग 12-12.5 लाख में लंदन और बर्मिंघम में एमओआई के बेसिस पे 50% पे मास्टर्स डिग्री, क्या बुरी, राइट। तो इसको तुम लोग ना प्रमोट करो, इसको अच्छे से आप इसकी एप्लीकेशंस करो, तो इसमें हम बहुत अच्छे नंबर्स निकाल पाएंगे। और इसमें कभी इनटेक बंद ही नहीं होता, इनके चालू चालू इनटेक रहते हैं, राइट। तो एक ये मेरे को आपसे बताना था। तो ये यूनिवर्सिटीज थोड़ा तुम लोग ध्यान में रखो। दूसरा मुझे आपको एक और चीज करनी थी कि हमको यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम, इसकी ट्रेनिंग होने ही वाली है। तो हम हाल में 2-3 दिन की इसकी ट्रेनिंग के लिए सर ने अरेंज किया ही हुआ है। बट थोड़ा सा ब्रीफ में ये कर दूं कि बर्मिंघम में हमारे पास एक और ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम। आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आता है ना, तो आप उसमें ये, जैसे कि भाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज करनी है उस हिसाब से, बट कहीं ना कहीं परसेंटेज मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने कैसे होता है कि भाई इंटो में है, शोरलाइट में है, कि कम परसेंटेज है तो पाथवे के हिसाब से हम कर दे। तो इस तरह से पाथवे नहीं है ये, लेकिन इनके पास क्या है, जो यूनिवर्सिटीज है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से एफिलेटेड है। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं? यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम। आपके पास कोई स्टूडेंट है कि मुझे वॉरविक जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, उन स्टूडेंट के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे देखो ये सारे प्रोग्राम्स जो है इसके इनटेक फरवरी में है, राइट। फरवरी सितंबर 2 मेजर इनटेक है इनका। कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शंस, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, सब कोर्सेज अवेलेबल है।
अभी ये इतने कोर्सेज हैं जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के हैं। बाकी ये सारे जहाँ पे वॉरविक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बच्चा यूनिवर्सिटी बर्मिंघम के कैंपस में ही पढ़ेगा, बट डिग्री लेके निकलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक की। अगर आप यूनिवर्सिटी वॉरविक की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो इसकी कम से कम 30,000 पाउंड तो ट्यूशन फीस है, यानी 30 लाख के करीब करीब। यहाँ पे आप उस स्टूडेंट को कितने फीस में पढ़ा आप दे रहे हो, ये आपको लगभग 15,000 पाउंड, यानी आधी फीस में उसकी मास्टर्स डिग्री खत्म हो जा रही है। राइट, तो ये एक आप दे सकते हैं। इसमें आइल्स वेवर सिर्फ 12th इंग्लिश के मार्क्स पे है, एमओआई पे नहीं है, बट उसमें भी कोई ज्यादा नहीं है। स्टेट बोर्ड ये लोग चला रहे हैं, 65 मार्क्स होने चाहिए। राइट, तो 65 मार्क्स आप देखो अगर स्टूडेंट के हैं तो स्टेट बोर्ड बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। 5 साल तक का ये लोग गैप चलाएंगे। तो एक ये वाली यूनिवर्सिटी जो है वो मुझे थोड़ा आपसे डिस्कस करनी थी। राइट, तो एक मैंने ट्रिनिटी वेल्स सेंट डेविस आपका बोला, यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम। इसकी सारी डिटेल सीआरएम पोर्टल पे, ये सब जो मैं दिखा रही हूँ वो आपको पढ़ी मिल जाएगी, वो आप रेफर करो। दूसरा एक ना मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी दो आप। मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी अभी 12 नवंबर को अपने यहाँ पे बड़ौदा में आ रही है, और इसका हम बहुत अच्छे से एक्सक्लूसिव करेंगे। राइट, और ये यूनिवर्सिटीज में भी देखो, मिडिल सेक्स प्रॉपर लंदन में है, डायरेक्ट अपना टाई अप है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगेन ये 50% पे अपने को मास्टर्स डिग्री दे रही है। राइट, एनओएस बोर्ड एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने बात करी ना, मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी सेंट डेविस है, कॉलेज बर्मिंघम, ये तीनों जगह पे एनओएस बोर्ड एक्सेप्टेबल है। राइट, जिसके अंदर एनओएस, हम एनओएस बोर्ड में आपको आइल्स वेवर मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी देती है। कितने पे देती है, तो इसके पास कुछ 3 प्रोग्राम्स हैं जिसमें 65 मार्क्स पे देती है, जिसमें एमबीए, आईबीएम और मैनेजमेंट है। बाकी सब प्रोग्राम्स के लिए इसको जो है वो 70 मार्क्स चाहिए होते हैं। राइट, 70,600 फीस है। 2,000 पाउंड इनकी एंट्रेंस स्कॉलरशिप है, बट ये डेडलाइन के हिसाब से कि भाई इतने टाइम तक अगर आप फीस पे करोगे तो हर स्टूडेंट को जो है वो 2,500 आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। करेक्ट, तो ये 3 यूनिवर्सिटीज मैंने आपसे डिस्कस करी। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही मुझे करना था। राइट, व्हाट्सएप पे खाली मैं लिंक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जितनी भी यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स बने हैं, जो जो नहीं है उसके अंदर तुम ज्वाइन कर लो। क्लियर? ओके, अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो, जिसको सब क्लियर है, भूख लग रही हो तो वो जा सकते हैं। मैम ये जो फंडिंग शो करना है तो उसमें मैम हाँ, ये ना बीसीयू वाले तो बहुत स्टूडेंट अभी सितंबर में गया, अभी 15-20 दिन हुए और सेकंड सेमेस्टर की फी भी आ गई। मैं इसीलिए तो ये ट्रिनिटी वेल्स का मैं तुझे बोल रही हूँ, प्रमोट करो ना यार इसको, अपनी मैम डायरेक्ट है। यस मैम, बच्चे तो ऐसा बोल रहे हैं मैम, सेकंड सेमेस्टर का मेल भी आ गया 1 नवंबर तक पढ़ना हाँ, पे तुम लोग करना। ना बीसीयू वाले बच्चे शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये क्या है, यामिनी से मैं भी कंटाली हूँ। मैम ऑफर नहीं आ रहे हैं। नहीं आते हैं, मैं खुद इसको बार बार फॉलोअप करके, अभी ऐसा होता है कि फोन करते भी शर्म आती है। तो इसीलिए मैं तुमको कह रही हूँ अपने बच्चे इज्जत से यहाँ पे शिफ्ट कर दो। और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कैंपस भी इसका अपने को, अपने बीसीयू क्यों कर रहे थे, एमओआई के लिए ही कर रहे थे ना, तो ये भी दे रही ना एमओआई के ऊपर। और अपने बीसीयू में ये था कि गुजरात की सारी यूनिवर्सिटी चलती, ये भी चला रहा है बेचारा, बराबर, तो इसको दो ना। और एक तो जेमिका के एक्सपीरियंस ले, इसके लेटर आए हैं बिना कोई हैसल्स के, और इतना अच्छे से गाइड करता है ये। बस इसमें साल की फीस भरनी है, हाँ, लेकिन साल की फीस है ही कितनी, 12,000 पाउंड। बीसीयू की तो कितनी है, 17,710 है। कितनी महंगी पड़ रही है अपने को, 12,000 पाउंड। इसका पोर्टल भी बहुत इजी है, मैं खुद ही करा, एक्सेप्ट भी मैंने खुद ही करा, लॉगिन भी मैंने खुद ही बनाया इसका। सोचो, भार्गव की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं खुद ही कर लिया सब कुछ इसका था। और इसमें मतलब एक चीज मैं आपको बोलूं, यूनिवर्सिटी वाले से ना तुम लोग कनेक्ट हो जाओ ना, बहुत फास्ट हो जाएगा। तुम किसी पर डिपेंड मत हो कि भाई मुझे भार्गव करके दे, रुखसाना मैडम जवाब दे तो मैं करूँ। तुम, अब तुम्हारा टाइम बचेगा।
राइट। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोग को जो भी नहीं है, तुम जरूर से उसमें ऐड हो जाओ और डायरेक्ट डायरेक्ट बात करने लगो। और यूनिवर्सिटी को क्या होता है, जब तुम फोन करते हो ना, बात करते हो, तो ये जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है ना, मैं आईओए की बात नहीं कर रही हूँ, जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है ना, इनको भी होता है कि हाँ सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है और वो उतना आपको समझाता है। कभी भी अगर आप देखना, ये एक आप सचिन सर को फोन करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वाले को, आप ये संजीव सर को फोन करोगे ना, डेविस वाले सर को, डेविस यूनिवर्सिटी, आप ये कॉलेज बर्मिंघम वाले रोहन सर को, कभी भी तुमको ऐसा इधर उधर का जवाब नहीं देंगे या टालेंगे नहीं। तुमको बहुत दिल से मदद करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको भी क्या अपनी यूनिवर्सिटीज प्रमोट करना है, डायरेक्ट है, तो ये लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। वही चीज आप आईओ में देखोगे ना, आपको टाल देंगे। एक राहुल है, वो बराबर से करेगा डीएमयू वाला, बाकी सब जो है ना आपको इधर उधर टाल देते हैं। ठीक है, चलो, और कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, चलो, ओके, बाय। वो वाला केस हाँ डिस्कस करना था। हाँ, वो वाला केस तेरा डिस्कस करना था। अभी तू क्या कर रही है, रिफंड अप्लाई कर रही है? क्योंकि आशीष से आज भी मेरी बात नहीं हुई है, वो आज भी छुट्टी पे है। रुक रिफंड तो जा, मैम बच्चे को आ गया मैसेज के रिफंड रिफंड तो उसको उसका आया था ना, हेल्थ चार्ज का। हेल्थ सरचार्ज का आया था। एक मिनट रुक जा, तेरे सामने एक बार वापस ट्राई करती हूँ इसको। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। मैम अगर ये फंड जो दिखा ना है, इसमें मैरिड स्टूडेंट है तो इन-लॉज का फंड चल सकता है, फिर सिर्फ पेरेंट्स का ही चाहिए? हेलो। हेलो। બહુ જ ધીરે આવે છે પૂર્વિકા મેમ અવાજ। मैरिड के केस में अगर स्टूडेंट इन-लॉज का फंड यूज कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली पेरेंट्स का ही चाहिए। Number you are calling is temporarily out of service. Please try later. ये जेमी का कोई फोन कल से उठा ही नहीं रहा है इतना। मैं बात करती हूँ। ये बीसीयू वाली ने उठाया था यामिनी, बट उसका जवाब से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है। मैं ना ट्राई कर ही रही, मैं जैसे ही कनेक्ट होता है ना मैं करती हूँ, क्योंकि ये लोग क्या है, कल छुट्टी पे था आशीष, बट अभी मेरा फोन काट रहा है वो। मैं करती फिलहाल, तो तू उसका रिफंड विफंड मंगा दे सब। बीसीयू से भी रिफंड करा दो ना। हाँ, बीसीयू से भी रिफंड अभी करवा दे, क्योंकि देख ये इनटेक में तो जा ही नहीं पाएगा वो। तो मैम इसको ये अगर गैप का थोड़ा इश्यू रहेगा, वरना ये वेल्स वाली यूनिवर्सिटी नहीं, देख गैप का इशू नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई, उनको ऐसा है कि जस्टिफिकेशन चाहिए था, वो चीज उनको एक टाइम पे नहीं मिली। अभी वो कह रहे हैं कि उसके लिए बच्चे को ईमेल किया था, बच्चा बोल रहा है ईमेल मिला नहीं है। तो नहीं। अभी वो चीज एम्बेसी के एंड से प्रॉब्लम है, तो हम कर सकते हैं, केस प्रॉब्लम नहीं है, बिगड़ा भी नहीं है, ये आराम से हैंडल हो जाएगा। राइट, और तूने देख लिया कि तुझको कोई ईमेल नहीं आया, और ईमेल आईडी में भी कोई गलती नहीं है ना हमारे एंड से। नहीं नहीं हाँ, नहीं। तो फिर ये केस कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी फिलहाल ये है कि बीसीयू में वो जा सकता नहीं है। राइट, अगर तुझे लग रहा है कि भाई इसका ये जो गैप है, क्योंकि कितने साल तक का गैप है इसका? 2013 से है मैम। 2013 से है ना, तो लगभग ये 10 साल का गैप है। तो 10 10 साल का गैप, ओके, ये वाला जो सेट डेविस वाला है, वो ये 5 साल से ज्यादा में चलाता नहीं है, और ईस्ट लंदन चलाएगा 10 साल तक का। मैम इसका एडमिशन बीसीयू में बहुत मतलब ऐसे रेयर आ गया था।
अच्छा और ऐसा है, तो वो चला जाए तो फिर। 9 पे था उसका सीजीपीए भी, और एमओआई पे भी बहुत प्रैक्टिस किया हाँ था तो हमने। फिर रुक जा, फिर मत करवा रिफंड, क्योंकि अगर इतना मुश्किल से इसका मुझे एडमिशन सिर्फ मिला ईसीयू है। ही भेज पाऊंगी मैं उनको, इसलिए मुझे कोई और रिस्क लेने में डर लगता है। ठीक है, कोई नहीं, तू रिफंड मांगा मत, मैं इससे कनेक्ट होता है ना, मैं तुरंत बात करती हूँ। ग्रुप में जो है ना आशीष, ये आशीष ही इसका जवाब देगा, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से बात करी सब मुझे बोल रहे हैं आशीष सर से ही आपको बात करनी है। तो ग्रुप में एक बार तू भी ट्राई कर, अगर तेरा आशीष सर का नंबर लगता है वो उठा लेते फोन, तुरंत मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले ले। श्योर मैम। राइट, और मैं मेरे एंड से भी ट्राई कर ही रही हूँ मैं। ठीक है, मैम बोल पूर्वी। हाँ उनका क्वेश्चन ये था कि मैरिड केसेस में इन लॉज का फंड्स चले कि फिर पेरेंट के अकाउंट में ही दिखाना पड़े। देख, इसमें ये है कि अपने ना क्रॉस स्पॉन्सरशिप यहाँ नहीं चलती है। लड़की है तो उसके अपने पेरेंट्स और वो खुद का या उसके हस्बैंड का ही अकाउंट चला पाएंगे। ठीक है। हस्बैंड कैन डू। हाँ, हस्बैंड कर सकता है। डन मैम, ठीक है, थैंक यू। चलो, ओके, बाय। मैम हेलो।